नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और सरकार चाहती है मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाया जाए। इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। आपको 3 मॉड्यूल मिले होंगे: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। सरकार की अपेक्षा है कि आप इन तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करें, क्योंकि आगामी सत्र से जो शिक्षण कार्य होगा वो तीनों मॉड्यूल के आधार पर ही होगा। यह देखने के लिए कि शिक्षकों ने इन मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जनपद में परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 10 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी, जिससे हम जानेंगे कि हमने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को कितना पढ़ा, यानी कि कितना जाना। हम अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे इस 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 51 से 100 तक के प्रश्न लेंगे। साथियों, इन प्रश्नों को तैयार करने का श्रेय हमारे अंबेडकर नगर जनपद के भीती ब्लॉक के शिक्षक साथी महेंद्र कुमार वर्मा जी को है, जो पीएस जलालपुर परशुराम में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और इसके साथ साथ संकुल शिक्षक भी हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी तैयार की है। इसके लिए महेंद्र कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नोत्तरी तैयार की और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 51 से लेकर 100 तक के कौन कौन से प्रश्न हैं जो महेंद्र कुमार वर्मा जी ने बनाए हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर, ये हमारा महेंद्र कुमार वर्मा जी का लोगो है जो उन्होंने अपने इसमें लगाया है। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, उपरोक्त सभी, समय रहते समाधान। तो जो अच्छा अध्यापक होगा वो सतत आकलन भी करेगा, समस्या पे चिंतन भी करेगा और समय रहते उनका समाधान भी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 है, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों या खेलों से। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ नहीं, केवल मनोरंजन होता है, उपरोक्त दोनों, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे और बच्चों को उत्साह एवं आनंद मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। हालांकि ये उपरोक्त दोनों नीचे आना चाहिए था, ये बाई चांस ऊपर आ गया, यानी दोनों ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये दोनों ऑप्शन ऊपर आने चाहिए थे। तीसरे नंबर पर उपरोक्त दोनों आना चाहिए था, चौथे नंबर पर कुछ नहीं केवल मनोरंजन होता है, ये आना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही होगा। इसमें हम लिख देते हैं उपरोक्त दोनों। इसमें क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है कि उपरोक्त दोनों में तो ऊपर का भी एक क्वेश्चन आंसर आ रहा है, इसे उपरोक्त दोनों की जगह आप ये मान के चलिए नीचे के दोनों, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 है, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या है? अर्धवार्षिक परीक्षा में, सत्रारंभ में, सत्र परीक्षा में या सत्रांत में? तो जो लर्निंग गैप है उसको हम पता लगाएंगे बिल्कुल सत्र के आरंभ में ही, यानी कि सत्रारंभ में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था निम्न में से कौन सी क्रियाएं हैं? नियोजन, आकलन, शिक्षण तकनीक या संवर्धन? संवर्धन तो आपकी वही होती है जब बच्चे अच्छा कर रहा है तो उसके लिए और ज़्यादा किया जाए। तो जो कक्षा का प्रबंधन आप कर रहे हैं या बैठक व्यवस्था आपका वो कर रहे हैं, तो ये आपका नियोजन के अंतर्गत आता है। तो इसका नियोजन आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 55, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान कितनी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है? 17, 18, 20 या 25? तो जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें कुल 18 शिक्षण तकनीकें दी गई हैं, तो आपको 18 शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? बैठक व्यवस्था,
छात्र का आकलन, शिक्षण विधि में बदलाव और छात्रों को अंक प्रदान करना। तो आकलन का जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, आकलन आप क्यों करते हैं? ताकि पता चल सके कि आपकी शिक्षण विधि में कोई कमी तो नहीं है, और अगर कमी है तो उसको बदलाव करना पड़ेगा। तो आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष यही होगा कि हमें शिक्षण विधि में बदलाव करना पड़ेगा अगर हमें महसूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के पहले सप्ताह कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार की शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए? इस साप्ताहिक में अलग अलग शिक्षण तकनीक यूज करनी है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस सप्ताह में कौन सी तकनीक आपको यूज करनी है। जल्द ही मैं उस वीडियो को आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो पहले सप्ताह के लिए किस प्रकार की तकनीक? संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्षा का वातावरण, कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था, उपरोक्त सभी, रोचक प्रस्तावना। तो जो पहला सप्ताह है, पहले सप्ताह में आपको तीनों शिक्षण तकनीक यूज करनी है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्षा का वातावरण, कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था, तीसरा है आपका रोचक प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकरण और ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है? अधिक से अधिक प्रोजेक्ट कार्य, बड़े समूह में शिक्षण कार्य, केवल भ्रमण कराकर, या शिक्षण योजना और टीएलएम के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य। तो प्रकरण और ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका यही होगा कि शिक्षण योजना और टीएलएम के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य कराया जाए। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। काफी सुंदर प्रश्न बनाए हैं महेंद्र कुमार वर्मा जी ने, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे से भी उम्मीद करूंगा कि वे बाकी अन्य मॉड्यूल के भी इसी तरह की प्रश्नोत्तरी बनाएं, और जिससे कि हम शिक्षक साथियों को इसका फायदा हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है? परिणाम, स्कूल, अभिभावक या कक्षा? तो साथियों, जो लर्निंग आउटकम होते हैं वे आपके परिणाम पर आधारित होते हैं, तो इसका परिणाम ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक किस शिक्षण तकनीक के अंदर वर्णित की गई है? परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोल प्ले आदि का प्रयोग, सीखने के लिए बातचीत, सरल से कठिन की ओर। तो जो आपकी कंसेप्ट मैपिंग तकनीक है, ये आपकी शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोल प्ले आदि के अंदर इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, किसने कहा था? यह प्रश्न अक्सर ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है, तो इसको तो आप रट लीजिए, यह कोठारी आयोग ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, आप अभी तक किस तरह की शिक्षण प्रक्रिया अपनाते आए हैं? छात्र सहभागिता, दोनों, पता नहीं या लचीली? तो हम अभी तक लचीली प्रक्रिया अपनाते आए हैं, तो लचीली पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तरीका है बच्चों को सिखाने का, उपरोक्त में से कोई नहीं, बच्चों को अनुशासित रखने का या बच्चों को व्यस्त रखने का? तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होती है वो बच्चों को सिखाने का एक तरीका होता है। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग शिक्षण तकनीक की मैं सोच रहा हूं कि अलग अलग वीडियो बनाऊं, जिससे कि अच्छे से शिक्षण तकनीक हमें समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण क्या है? ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार होगा तो भी अपेक्षित संप्राप्ति नहीं होगी। माता पिता का शैक्षिक स्थिति ये भी कारण है। कलहपूर्ण वातावरण भी कारण है। अध्यापक का कठोर व्यवहार भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये सभी अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण हैं, तो सभी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1, 3, 2 या 4? तो जो आकलन प्रपत्र बनाएंगे उसमें एक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे, तो 3 आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, पूर्ण व्यावहारिक पक्ष क्या है? अनुशासन, छात्रों से प्रश्न करना, यह देखना कि दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं, या छात्रों की कॉपी चेक करना। जो हमारा शिक्षण कार्य होगा अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही होगा कि यह देखना कि दक्षताओं को बच्चे प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो शिक्षण विधि में आपको बदलाव करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण तकनीकों से छात्रों को क्या लाभ होगा? बच्चे उत्साह और आनंद पूर्वक सीखेंगे, अवधारणाओं को समझने में सुगमता होगी, उपरोक्त सभी, आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मकता में वृद्धि होगी। तो जो शिक्षण तकनीकें अपने आप अपनाएंगे तो उससे बच्चों को उत्साह और आनंद पूर्वक भी सीखेंगे, उसमें अवधारणाओं को समझने में सुगमता भी होगी,
और आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक में वृद्धि होगी, यानी कि सभी आपके आंसर सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है वार्षिक परीक्षा हेतु, छमाही परीक्षा हेतु, आरंभिक परीक्षण हेतु या तिमाही परीक्षा हेतु। तो जो आकलन प्रपत्र आपको बनाना है वो आपको आरंभिक परीक्षण के लिए बताना है कि देखना है कि लर्निंग गैप बच्चों में कितना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरल से कठिन की ओर में सरल क्या है? बच्चे जिसका उत्तर बता सकें, जो आसान हो, जो कठिन न हो, जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। तो जो सरल से कठिन की प्रक्रिया होती है उसमें हमें वहां से शुरू करना होता है जो बच्चों को पता हो यानी कि सरल का मतलब है जो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ध्यानाकर्षण शिविर की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित है? तो सीधी सी बात है, 50 दिन का शिविर है, 50 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 सत्ते 49, यानी कि 7 दिन में आपकी 7 सप्ताह में ये विभाजित है। तो 7 से डिवाइड करके हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा की गई है शिक्षण बाधाओं की, सभी की, शिक्षण तकनीक की या शिक्षण योजनाओं की। तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें शिक्षण तकनीकों की चर्चा की गई है, यानी कितनी शिक्षण तकनीक आपकी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधारभूत आकलन के बाद एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या करना चाहिए? अधिगम स्तर की सूची, समूह निर्धारण, समय सारणी या उपरोक्त सभी। तो आधारभूत आकलन आपने कर लिया तो उसके बाद आपको अधिगम स्तर की सूची भी चाहिए, समूह का निर्धारण करना होगा, समय सारणी लेनी होगी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए कठोर, पता नहीं, लचीली या दोनों? तो हमारे अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया है वो लचीली होनी चाहिए, तो लचीली पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप इस कथन से पता नहीं, पूर्ण रूप से असहमत, कुछ कुछ सहमत, पूर्ण रूप से सहमत। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, तो हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सकारात्मक फीडबैक देने से क्या फायदा होगा? शिक्षक और छात्र के बीच सकारात्मक संबंध बनेंगे और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों की भावनाएं आहत होंगी, वे अधिगम में कठिनाई महसूस करेंगे, उन्हें अपने सुधार क्षेत्रों का पता नहीं चलेगा। सही बात है, सकारात्मक फीडबैक हम अगर देंगे तो शिक्षक और छात्र के बीच में सकारात्मक संबंध बनेंगे और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? स्वयं सीखने का अवसर देकर, शिक्षण को रोचक बनाकर, उपरोक्त सभी या शिक्षण को प्रभावी बनाकर। तो जो टीएलएम है वे सभी काम करते हैं, स्वयं सीखने के अवसर भी देते हैं, शिक्षण को रोचक भी बनाते हैं और शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में शामिल किया गया है? देखिए, ध्यानाकर्षण शिविर की साप्ताहिक समय सारणी की मुझे वीडियो बनानी होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस सप्ताह में हमें कौन सी शिक्षण तकनीक यूज करनी है। तो जो प्रोजेक्ट कार्य है वो हमारा ध्यानाकर्षण के तीसरे सप्ताह में दिया गया है, तो तीसरा सप्ताह इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 10, 13, 11 आदि को अचर बताया गया है। यह चर्चा किस कक्षा के लिए की गई है? कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 5 या कक्षा 8? जब आप कक्षा 6 में पहुंच जाते हैं तो आपका चर और अचर का कंसेप्ट आ जाता है। बच्चों को आपको चर और अचर सिखाना पड़ता है। तो जो चर अचर का कंसेप्ट है वो आपका कक्षा 6 का है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर कक्षा 6 ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसे नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपका इसका पासवर्ड बता देता हूं, वरना मैं भूल जाऊंगा क्या पासवर्ड हमने डाला और क्या नहीं। तो इसका पासवर्ड होगा, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो उसके लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता होगी। तो इसका पासवर्ड होगा, क्योंकि महेंद्र कुमार वर्मा जी ने ये बनाई है तो उनके नाम से इसको रख देते हैं। तो इसमें हम वर्मा जी लिखेंगे सबसे पहले, VERMA, वर्मा जी, JIG,
जी नहीं लिखना है, JIG @51 यानी 51, उसके बाद 2 TO2 और उसके बाद 100 इस पासवर्ड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, कोई भी लेटर आपको स्मॉल लेटर सारे यूज करने हैं, कोई भी कैपिटल आपको यूज नहीं करना, पहली बात तो ये है। और इसका पासवर्ड होगा वर्मा जी, VERMAJIG वर्मा जी, उसके बाद @ उसके बाद 51, उसके बाद TO और उसके बाद 100 यानी वर्मा जी @512100 ये आपका पासवर्ड होगा। इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। आरंभिक आकलन प्रपत्र में किस कक्षा स्तर की दक्षताओं को शामिल किया गया है? वर्तमान कक्षा से पीछे की सभी कक्षाओं से, ठीक आगे की कक्षा, ठीक पीछे की कक्षा, जिस कक्षा में छात्र पढ़ रहा है। तो जब आप आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाएंगे, मान लीजिए आपको कक्षा 8 का आकलन प्रपत्र बनाना है, तो आपको 1 से लेकर 7 तक की दक्षताएं उसमें शामिल करनी होंगी। तो वर्तमान कक्षा से पीछे की सभी कक्षाओं से आपको बनाना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग, उपरोक्त सभी बच्चों को आपस में चर्चा करने के अवसर। तो जो आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो ऐसा TLM का प्रयोग आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आवश्यकता से अधिक TLM का उपयोग करें, वो बोरिंग हो जाएगा। तो आपको आवश्यकता से अधिक TLM का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, शिक्षण कार्य करने से पूर्व क्या तैयारी आवश्यक है? तो जब शिक्षण कार्य आप करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको अधिगम स्तर सूची चाहिए, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम और समय सारणी, ये सब चीज़ चाहिए। तो इसका यही आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय को सहयोग लेना चाहिए। हाँ, इससे उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। 2, 3 दोनों, हाँ, इससे समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी, नहीं इससे समस्याएं बढ़ेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। तो इसमें हम लिख देते हैं 2, 3 दोनों। ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये नीचे आ जाना चाहिए था तीसरे नंबर पे, और तीसरे वाला दूसरे नंबर पर आ जाता तो ज़्यादा बेटर होता। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या ना करें? कहानी सुनाना, आकलन, हताशा भरे शब्दों का प्रयोग, उत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग। तो इसका तो आपको पता ही चल गया होगा कि हताशा भरे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्न में से किससे संबंधित है? कम अंक पाने वाले बच्चों के लिए, कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करवाने वाले बच्चों के लिए, आयु में बड़े बच्चों के लिए, आउट ऑफ बच्चों के लिए। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जो है आपका कक्षानुरूप बच्चे संप्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? कमजोर बच्चों की पहचान करना, आकलन प्रपत्र बनाना, मूलभूत दक्षताओं की सूची बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना। तो जो आप आरंभिक परीक्षण करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले आकलन प्रपत्र बनाना होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आओ अंग्रेजी सीखे का प्रसारण कितने बजे होता है? 10 बजे, 11:20 बजे, 11 बजे या 10:20 बजे? तो जो ये होता है ये आपका 11:20 पर होता है, आओ अंग्रेजी सीखे का प्रसारण। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण में परीक्षण प्रपत्र में शामिल होता है वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, मौखिक, वस्तुनिष्ठ। तो जो आरंभिक परीक्षण आप बनाएंगे, चाहे आप प्राइमरी का बना रहे हैं या जूनियर का बना रहे हैं, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेने होंगे और आत्मनिष्ठ प्रश्न भी आपको लेने होंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के दौरान के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है? आवश्यकता अनुसार कोई भी, तीसरा 5वां, 5वां 7वां, चौथा 7वां। तो जो शैक्षिक भ्रमण है ये आपका एक तो 7वें सप्ताह में होगा और इसके साथ साथ चौथे सप्ताह में भी होगा। इसके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है कि हमें इस तरह से किस सप्ताह में कौन सी तकनीक का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान क्रम से कितना होना चाहिए? 10, 20, 50, 20। तो जो आकलन प्रपत्र आप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक की।
ज्ञानात्मक आपके 20% होंगे, बोधात्मक आपके 50% होंगे, अनुप्रयोगात्मक भी आपके 20% होंगे और तर्कात्मक आपके 10% प्रश्न होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 7 के आकलन प्रपत्र में क्रमशः कुल कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो कक्षा 7 का अगर आकलन प्रपत्र आप बना रहे हैं तो 20 तो आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे, तो इसका 4th ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? कोई रुचिकर कविता या गीत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, ये सभी, कोई घटना या दृष्टांत सुनाना। तो रोचक प्रस्तावना है तो उसमें जो है रोचक प्रस्तावना में आपको पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, रुचिकर कविता और गीत भी सुना सकते हैं, कोई घटना या दृष्टांत भी सुना सकते हैं, तो इसका सभी आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 92 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ये आपको अब तक पता चल गया होगा, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हमारे 4 भाग होते हैं, तो इसका 4 आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर शिक्षक का कठोर व्यवहार है तो बच्चे पाठ समझ न आने के बावजूद समझ लेने की बात करते हैं। यानी अगर शिक्षक का कठोर व्यवहार है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं, तो अगर आप उनसे कहेंगे समझ में आया, तो वे एकदम से कह देंगे हाँ जी समझ में आया, भले उनकी समझ में ना आया, वे कभी ना नहीं करेंगे। दूसरा, बच्चे अपनी जिज्ञासा व्यक्त नहीं कर पाएंगे, डरेंगे शिक्षक से, और जो है वे अपनी जिज्ञासा भी बता नहीं पाएंगे, प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे, और बच्चे पठन पाठन में रुचि भी नहीं ले पाएंगे अगर शिक्षक का कठोर व्यवहार है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 94, ध्यानाकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में सम्मिलित है चुने हुए लर्निंग आउटकम, कक्षा का पूरा वास्तव पाठ्यक्रम, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण कार्य में क्या क्या सम्मिलित होगा? लर्निंग आउटकम भी लेना पड़ेगा हमें। सबसे मेन बात तो यही है कि हमें लर्निंग आउटकम लेना होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? तो जो समय सारणी है वो आपके भाग 4 में दी गई है, और भाग 4 में भी परिशिष्ट है 5, उनमें 5वें परिशिष्ट में समय सारणी दी गई है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बी समूह में आने वाले छात्रों का प्राप्तांक कितना होगा? तो जो बी समूह में 3 समूह आप बनाएंगे प्राथमिक में, तो जो बी समूह में होंगे वे 16 से 20 वाले होंगे, और सी समूह में जिनके 15 से कम नंबर आएंगे वे सी समूह में होंगे, और जिनके 21 से 45 के बीच में नंबर आएंगे वे आपके ए समूह में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता होनी चाहिए 30 से 40%, 100%, 50% या 5 से 10%। जो आपकी आदर्श कक्षा होती है उसमें बच्चे की क्रियाशीलता 80% तक होती है, और शिक्षक की 5 से 10% होती है, और शिक्षक और बच्चों की दोनों की मिलाकर 5 से 10% होती है। तो इसका आंसर डी सही होगा, 5 से 10%। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए वर्कशीट का उपयोग करने का उद्देश्य है बच्चों को कार्य करने में आनंद आएगा, बच्चों को कार्य करने में आसानी होगी, बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित होगी, या उपरोक्त सभी। तो सभी काम होंगे इसमें, बच्चों को आनंद भी आएगा, कार्य करने में आसानी भी होगी, बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित भी होगी, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में सबसे कमजोर बच्चे आते हैं, यह एक भ्रांति है। दोनों सही हैं, दोनों गलत है, यह एक सही बात है। सरकारी स्कूल में देखो, अगर रियल की बात बताई जाए तो गांव का माहौल इस तरह का है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता, मान लिया एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको सरकारी स्कूल में गिर देते हैं। तो एक तरह से बात तो सही है, लेकिन ये एक भ्रांति है कि सबसे कमज़ोर बच्चे आते हैं। हालांकि अगर रियल में जाएं तो ये सही है, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको सरकारी स्कूल में गिर देते हैं कि ये नहीं पढ़ रहा तो इसकी फीस नहीं जाएगी, तो इसलिए सरकारी स्कूल में से गिर दिया जाए, और हमें उन बच्चों को ही सुधार करना पड़ता है, उनको ही पढ़ाना पड़ता है। तो यह एक भ्रांति है, इसका फिलहाल तो आंसर यही है, वैसे आप जो चाहें वो मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक आदर्श कक्षा में 40 मिनट के कालांश में छात्र की क्रियाशीलता कितनी होनी चाहिए? तो 40 मिनट का कालांश है तो छात्र की क्रियाशीलता उसमें 30 मिनट या इससे अधिक होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें आपके 50 प्रश्न थे। पार्ट 1 में मैंने 50 प्रश्न बनाए थे और पार्ट 2 में भी 50 प्रश्न मैंने आपको बताए, और ये सभी प्रश्न हमें उपलब्ध कराए हैं हमारे महेंद्र कुमार वर्मा जी ने, अंबेडकर नगर
जनपद से बहुत ही होनहार शिक्षक है और उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नावली बनाई। तो साथियों, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इसका पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूं और उसके बाद पासवर्ड को मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। तो आप ये मत सोचिए कि पासवर्ड गलत है, पासवर्ड बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से पासवर्ड को लगाएंगे तो आपकी डाउनलोड ये हो जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।